नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं तथा जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम इसरो, DRDO, ALP टेक्नीशियन तथा अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं तथा वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालकता को के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है चालकता को किसके व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी इंडक्टेंस। तो आपको बताना है चालकता होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चालकता को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। चालकता क्या होती है? चालकता वह होती है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में, यानी कि आपको ध्यान रखना है चालकता क्या होती है, विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता, आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करती है। विद्युत धारा वह होती है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करती है। तो इसने पूछा चालकता का व्युत्क्रम, यानी कि जो विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा या विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करे तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा या विरोध को इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो कि चालकता का व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जी बराबर क्या होता है 1/r, जिसके अंतर्गत r का प्रतीक क्या होता है ओम, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/, इसको हम 1/, ओम भी लिख सकते हैं। 1/, ओम का मतलब होता है मोह, इसका प्रतीक एक होता है मोह या इसका प्रतीक एक और होता है, इसे हम क्या कहते हैं साइमन। आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालकता का मात्रक क्या होता है, मोह या साइमन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है मोटरों में अतितापन का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है मोटर में अतितापन या ओवरहीटिंग होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए ओवरलोड होना, ऑप्शन बी कम्यूटेटर का खुरदरा होना, ऑप्शन सी पुर्जों का ढीला होना, ऑप्शन डी वर्षों की अनुपस्थिति। तो आपको बताना है मोटरों में अतितापन या ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू बी ओवरलोडेड, यानी कि ओवरलोड होगी तो मोटर अतितापित हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है ओवरहीटिंग का एक और मुख्य कारण होता है यदि मोटर शॉर्ट सर्किट है, यानी कि मोटर शॉर्ट सर्किट है, यह भी इसका प्रमुख कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 3 समान प्रतिरोध पहले स्टार में, आपको ध्यान रखना है तीन समान प्रतिरोध है जो कि पहले स्टार में फिर एक डेल्टा कॉन्फिगरेशन में जुड़े हुए हैं। तो पहले तथा दूसरे संयोजन के अनुपात में बिजली की खपत का अनुपात का क्या होगा। तो आपको बताना है यदि 3 समान प्रतिरोध जो कि पहले स्टार में फिर एक डेल्टा कॉन्फिगरेशन में जुड़े हुए हैं तो पहले और दूसरे संयोजन के अनुपात के बिजली का खपत का अनुपात क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना बिजली की खपत P होती है, तो P का सूत्र क्या होता है, P का सूत्र होता है V²/R होता है। आपको ध्यान रखना है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है ये पहले 3 प्रतिरोध जो कि किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये पहले स्टार क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्टार क्रम में क्या होता है, स्टार क्रम में होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको ध्यान रखना है IL यानी लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर होता है तथा वोल्टेज लाइन यानी कि VL बराबर होता है √3 VPH, यानी कि फेज वोल्टेज के बराबर होता है, फिर √3 VH होता है। तो आपको ध्यान रखना है VPH यानी कि फेज वोल्टेज का मान इसके अंतर्गत निकालना होगा तो कितना हो जाएगा VL/√3 हो जाएगा। यह किसकी बात चल रही है, यह स्टार क्रम की चल रही है। तो स्टार क्रम के अंतर्गत इसका मान रखेंगे हम, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो 3 इंटू VPH का स्क्वायर/R। ये किस क्रम का हो गया, ये हो गया स्टार क्रम का। और आपको अब
आपको किस में निकालना है, अगले एक डेल्टा अनुपात है, तो डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा के अंतर्गत क्या होता है, डेल्टा के अंतर्गत होता है जो कि VPH VIL जो कि V फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना, इसके अंतर्गत P का मान क्या हो जाएगा, P का इसके लाइन वोल्टेज मान फेज वोल्टेज के बराबर है, तो इसका P का मान हो जाएगा जो कि VPH का स्क्वायर बटे R और इंटू में 3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। और आपको स्टार क्रम में आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत VL जो कि √3 VPH को होता है, VPH बराबर क्या होता है, VL अपॉन √3। तो आपको इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके नीचे में 3 आ जाएगा, यानी कि 3R हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो कि 3 से 3 कट जाएंगे, तो P का मान कितना बच जाएगा, VPH का स्क्वायर अपॉन R बच जाएगा। तथा इसके अंतर्गत डेल्टा क्रम के अंतर्गत P का मान आ जाएगा 3 इंटू VPH का स्क्वायर अपॉन R में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, इसके अंतर्गत पूरा कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 1:3 बच जाएगा, 1:3 में इसका मान आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के मामले में, यानी कि दिष्ट धारा मामले में क्या होता है। ऑप्शन ए, धारा का परिमाण स्थिर रहता है। ऑप्शन बी, धारा का परिमाण एवं दिशा स्थिर रहते हैं। ऑप्शन सी, धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं। ऑप्शन डी, धारा का परिमाण समय के साथ में बदलता रहता है। तो आपको बताना है दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत दिष्ट धारा क्या होती है, दिष्ट धारा के अंतर्गत I और T जो कि धारा एवं परिमाण इसके दिशा इसमें क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें धारा का परिमाण एवं दिशा स्थिर रहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत एफ है, यानी फ्रीक्वेंसी मान कितना होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी मान होता है 0 होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को एक इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा का प्रवाह सिर्फ एक मार्ग से उपलब्ध होता है, तो उस परिपथ को क्या कहते हैं। आपको बताना है, जिस परिपथ में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा का प्रवाह सिर्फ एक मार्ग से होता है, यानी कि इसमें धारा का प्रवाह कितने एक मार्ग से हो रहा है, तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इस परिपथ को हम श्रेणी परिपथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिसमें धारा का प्रवाह सिर्फ एक मार्ग से होता है उसे हम श्रेणी परिपथ कहते हैं, तथा जिसमें धारा का प्रवाह एक मार्ग से अधिक होता है उसे हम समांतर परिपथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, A.B का पूरक है, यानी कि कप्लीमेंट ऑफ A.B। A.B का पूरक क्या होता है। ऑप्शन ए A.B होगा, ऑप्शन बी ए का पूरक प्लस बी का पूरक होगा, ऑप्शन सी ए का पूरक इंटू बी का पूरक होगा, और ऑप्शन डी ए प्लस बी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या निकालना है इसके अंतर्गत, A.B का पूरक, यानी कि इसके ऊर बार लग जाएगी, तो बराबर इसका आंसर क्या हो जाता है, इसको हम ए का पूरक प्लस बी का पूरक के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए का पूरक प्लस बी के पूरक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए, शंट एंड कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन बी, केवल श्रेणी मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन सी, श्रेणी और यौगिक या कंपाउंड मोटर को दोनों को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको बताना है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, शंट एवं कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट, यानी कि शंट एंड कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, केवल श्रेणी मोटर होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, इसको स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग केवल श्रेणी मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेथिल्य हानियाँ स्टेरिस लॉस किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। आपको ध्यान रखना है, सेथिल्य हानियाँ स्टेरिस लॉस किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो कि सेथिल्य हानियाँ होती है वह कोर लॉस या लो हानियों का एक प्रकार होता है। कोर लॉस जो कि 2 प्रकार का होता है, एक तो होते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस और एक एडी करंट लॉसेस, यानी कि कोर लॉस या लो हानियाँ, जो कि एक तो होता है हिस्टेरिसिस
और एक होता है फ्लश एडी करंट, यह होता है एडी करंट लॉसेज। आपको ध्यान में ये दो प्रकार की हानियाँ होती है, जिसके अंतर्गत हिस्टेरिसिस लॉसेज यानी कि डब्ल्यू एच का मान होता है जो कि नेटा बीट बी मैक्सिमम की पावर 1.6, इसकी पावर होता है 1.6 इंटू एफ इंटू वी होता है। यह होता है हिस्टेरिसिस लॉसेज का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी सवाल में यदि आपको एडी करंट लॉसेज का सूत्र पूछ लिया होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी, यानी कि डब्ल्यू ई बराबर होता है के ई बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत हिस्टेरिसिस लॉसेज पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको बताना है यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध और 1 माइक्रोफेड के संधारित्र को 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से संयोजित किया जाता है तो परिपथ की धारितीय प्रतिघात, यानी कि आपको धारितीय प्रतिघात का मान निकालना है। तो एक्सी बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको इसमें पाई का मान क्या होता है? पाई बराबर होता है 3.14 जो पाई का मान होता है। एफ का मान कितना दे रखा है? एफ का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज, एफ का मान दे रखा है। और संधारित्र को 1 माइक्रोफेड के संधारित्र यानी सी का मान कितना दे रखा है? 1 इंटू 10 की पावर -6 इसका मान दे रखा है। तो आपको एक्सी का मान यानी धारितीय प्रतिघात का मान निकालना है। तो इसके अंतर्गत हम इसका मान रखेंगे तो एक्सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3.14 हो जाएगा इंटू एफ का मान दे रखा है 50 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -100 को ऊपर ले जाके जाएंगे हम, 10 की पावर 6 ऊपर हो जाएगा प्लस में बटे 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 इंटू 3.14 ऐसे कैसे रख देंगे। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 1 की अगाड़ी 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे बटे 100 को 3.14 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 314 आ जाएगा। और अब इसके अंतर्गत इसका भाग देंगे, 314 भाग देंगे किसके अंतर्गत देंगे? 1000 के अंतर्गत देंगे। 1000 के अंतर्गत 314 का भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। और इसके आगे कितनी शून्य है? 3 शून्य, यानी कि 3 बार और आगे आगे पूरा भाग जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो आंसर आएगा वो 3 अंक, कम से कम 4 अंकों के अंतर्गत इसका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। तो आपको ऑप्शन की ओर तरफ देखना है। ऑप्शन ए है जो कि 0 पॉइंट दे रखा है तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन बी है जो कि 3 पॉइंट कुछ एक दे रखा है 3.1, तो ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन सी जो कि 31.83 जो भी गलत आंसर है। और ऑप्शन डी है जो कि 3183 ओम जो कि पूरा 4 अंकों के अंतर्गत इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके अंतर्गत इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3183 ओम के लगभग इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है जो पोर्टेबल ड्रिल होता है उसके अंतर्गत किस मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रिपल्सन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सेतिल्य या हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन डी कैपेसिटर रन मोटर यानी कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है पोर्टेबल ड्रिल होता है उसके अंतर्गत किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पोर्टेबल ड्रिल के अंतर्गत जो कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण या इंडक्शन मोटर के समान होती है। आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जो प्रेरण या इंडक्शन मोटर के समान होती है। ऑप्शन ए तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन बी तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन सी डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन डी डीसी कंपाउंड मोटर। तो आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जो कि एक इंडक्शन मोटर के समान होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतुल्यकालिक मोटर जो कि एक प्रेरण या इंडक्शन मोटर के समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं। आपको बताना है वह कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाते हैं। ऑप्शन ए आपको बताना है 100/200 वोल्टेज। ऑप्शन बी 50/100 वोल्टेज। ऑप्शन सी 270/300 वोल्टेज। ऑप्शन डी 230/400 वोल्टेज। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
डी 230/400 वोल्टेज जो कि एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है क्षेत्र में ट्रांजिस्टर बंद या क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। आपको बताना है किस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर होता है वह बंद या क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए कट ऑफ रीजन क्षेत्र यानी कट ऑफ क्षेत्र में। ऑप्शन बी व्युत्क्रम सक्रिय या इनवर्स एक्टिव क्षेत्र में। ऑप्शन डी सक्रिय एक्टिव क्षेत्र में। ऑप्शन डी संतृप्त या सैचुरेशन स्थिति में। तो आपको बताना है जो ट्रांजिस्टर होता है वह बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैचुरेशन रीजन या संतृप्त सैचुरेशन क्षेत्र में यह एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आपको पूछा यदि ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में कब कार्य करता है जब वह एक्टिव क्षेत्र यानी कि सक्रिय क्षेत्र में होगा तो वह एक एम्पलीफायर यानी कि वह एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। और यदि ओपन स्विच कब होता है जब वह कट ऑफ क्षेत्र में यानी कि कट ऑफ क्षेत्र में होता है तो वह ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बंद स्विच की तरह यह संतृप्त स्थिति में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन द्विदिशक युक्ति है। आपको बताना है वह कौन सी युक्ति है जो कि द्विदिशक युक्ति है। ऑप्शन ए बीजेटी। ऑप्शन बी एससीआर। ऑप्शन सी जीटीओ। ऑप्शन डी ट्राइक। तो आपको बताना है वह कौन सी युक्ति जो कि द्विदिशिक है यानी कि दो दिशाओं की युक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइक। जो ट्राइक होता है यह एक द्विदिशक युक्ति होती है। और आपको ध्यान रखना है कई बार पूछा गया एग्जाम में सूत्र है बीजेटी क्या होता है। यह एक धारा नियंत्रक बीजेटी एक धारा नियंत्रक युक्ति होती है। आपको ध्यान रखना है कई बार एग्जाम में पूछा गया है धारा नियंत्रक युक्ति कौन सी होती है तो बीजेटी जो कि धारा नियंत्रक युक्ति होती है। आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइक जो कि द्विदिशक युक्ति होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए 20 ओम। ऑप्शन बी 50 ओम। ऑप्शन सी 10 ओम। ऑप्शन डी 5 ओम। तो आपको ध्यान रखना है केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है वह 50 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी भूमिगत केबल होता है। भूमिगत केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है वह 50 ओम से 60 ओम के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका सर्ज प्रतिरोध कितना होता है। जो ट्रांसमिशन में सर्ज प्रतिरोध का मान 400 ओम से 600 ओम तक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपको बताना है यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। यूपीएस में जो इन्वर्टर होता है इसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए एसी को एसी में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी डीसी को एसी में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी डीसी को डीसी में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी एसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो आपको ध्यान रखना है जो यूपीएस में इन्वर्टर होता है इसका कार्य क्या होता है। यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कन्वर्ट टू डीसी टू एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर या डायोड जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। और आपको ध्यान रखना है एसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है। एसी के अंतर्गत कौन परिवर्तित करता है। यह साइक्लो कन्वर्टर होता है। साइक्लो कन्वर्टर जो कि एसी को एसी में परिवर्तित करता है तथा डीसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। यह होता है जो कि चॉपर होता है जो कि डीसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इसे हम डीसी ट्रांसफार्मर चॉपर को क्या कहते हैं इसे हम डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीसी को एसी में परिवर्तित करने का कार्य होता है यूपीएस का होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।